तो हिंदुस्तानी शायरी में जब हिंदी और उर्दू एक साथ मिले तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसा एक शख्स होता है, और जब शायरी और सियासत मिले तब इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई शख्स होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने आग और पानी को एक साथ देखा है? स्टेज पे देखिए, आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं। अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने। हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना, और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए। हाँ, तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वह एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप ठीक है, अभी उतना खराब नहीं हुआ हूँ, और कोशिश करूंगा कि कभी उतना खराब ना हो, ये अवाम से भी वादा करता हूँ। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में। हाँ, 33 रैलियां, 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है। तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, मैं उससे बात करता हूँ और उसके मुद्दों पर बात करता हूँ, शायरी के लहजे में बात करता हूँ, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। लहजा क्या होता है वो? शायराना। जैसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं? बहुत कम। ये हाथ बढ़ने चाहिए, इस सेशन के अंत तक ये हाथ बढ़ने चाहिए। हाँ, बहुत कम तादाद है। इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ शायरी सुनाना चाहिए, मैं शायरी सुनाता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू
निकलेंगे और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी, तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। क्या बात है। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की, मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं हो। बड़ा पुराना सवाल है और बड़ी पुरानी कविता है ये। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, फ्री स्टाइल मतलब गांव से आया था। वो शाहिद का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं था, राजनीतिक परिवार नहीं था, खानदान में कोई शायर नहीं था, तो मुझे तो मंच चाहिए थे। जो भी मंच मिलता था उस पर चढ़ता था, अपनी प्रतिभा दिखाता था, पेमेंट लेता था, घर जाता था। एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पे लड़ना है। अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं, आप मंच समझती हैं, यहाँ आने पे आपने 2-4 जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए 4 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। अच्छा, ये वही था। समा बांधते थे आप। हाँ, इसको समा बांधना ही कह सकते हैं। भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया, तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है। तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एकदम इमरान प्रतापगढ़ी अनसेंसर्ड। और भूल जाइए कि नेता हैं, भूल जाइए कि किस दरबार पे जाकर, मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है।
देखिए 1956 में, हाँ 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। अब असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं सिखा रहे? सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खरगे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो आप वो वीडियो उठा करके देखिएगा। तो अब कोई भी शेर सुनाता है जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। तो एक शायराना सा माहौल बना है और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी। सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे। हाँ, लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का। अडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुना। अब अडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। हम उनकी क्रेडिट क्यों लेंगे? हाँ, मैं आपका हुक्म है। मैं सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, आप आग और पानी की बात कर रही थी। ये जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को और ढूंढ लेती है। मैं दुबई के एक मुशायरे में था, तो वहाँ सारे आसपास पूरी एशिया के लोग सुनने आते हैं। उसमें पड़ोसी मुल्क के भी कुछ सामने बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई, सरहद के इस पार का इमरान हो या सरहद के उस पार का। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको सच्चा लगेगा कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन। खेल समझो ना हक बयानी को, आप समझे नहीं कहानी को। और मेरी नई नस्लों आपके नाम ये शेर कि आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को। बद्दुआ दे रहा है पानी को। क्या बात है।